मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। कानून को निष्क्रिय और उदासीन नहीं होना चाहिए। जाहिरा हबीबुल्ला शेख 2004 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी टिप्पणी की है, एक मकड़ी के जाले की तुलना की गई है कानून से, और यह बताते हुए कहा है कि कानून को मकड़ी के जाले की तरह नहीं होना चाहिए, जिसमें हल्की और शक्तिहीन वस्तु तो फंस जाती है, लेकिन भारी वस्तु उसे तोड़कर, ताकतवर वस्तु उसे तोड़कर निकल जाती है। इसमें एक उदाहरण भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कि जैसे हल्की और मक्खी रहती है जो छोटी सी, वो तो मकड़ी के जाले में फंस जाती है, लेकिन ततैया, काला बड़ा भौरा, वो तोड़कर निकल जाता है। तो कानून को ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून को ऐसा ना हो कि कानून इतना निष्क्रिय हो जाए कि जो है कि अभियुक्त गण, मुलजिम गण तो खुलेआम बाहर घूमते रहें और फरियादी को कोई न्याय प्राप्त ना हो और वो आशा आशा ही खो दे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। इसमें आज के हमारे वीडियो का टाइटल है सर कि आईओ की जिरह कैसे कराई जाए। धारा 311 सीआरपीसी 1973, वर्तमान में धारा 348 हो गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में। सवाल ये है कि ये एक सामान्य बात है कि आईओ की जिरह कैसे कराई जाए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो जब एफआईआर दर्ज होती है और जिस पुलिस अधिकारी के द्वारा पूरे केस का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, नक्शा मौका बनाया जाता है और बयान दर्ज किए जाते हैं, तो उसका प्रति परीक्षण कैसे कराएं, ये एक सामान्य बात है, क्योंकि हम प्रति परीक्षण तो कराते ही चले आ रहे हैं। आप सभी एडवोकेट्स इस बात को जानते हैं कि प्रति परीक्षण का तो अधिकार रहता ही रहता है। जब भी चालान पेश होता है, मुलजिम को गिरफ्तार करके पुलिस कोर्ट में पेश करती है, उसकी वकील साहब जमानत कराते हैं, चालान की कॉपी उनको दी जाती है, चार्ज लगाए जाते हैं। चार्ज लगाने के बाद जब एविडेंस पे आती है तो वकील साहब उन मुलजिम को बचाने के लिए जिरह करते हैं। ये कोर्ट की एक सामान्य प्रोसेस है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर तब उठकर आ जाता है जब किसी की एफआईआर दर्ज कर ली जाए गंभीर प्रकृति के मामले में, खासतौर से फाइनेंस और फ्रॉड के मामले में, जैसे कि 30,37,500 का बड़ा अमाउंट है और तमाम गवाह सबूत दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद हो, मुल्जिमान भी मौजूद हो, उसके बाद भी पुलिस एक्स वाई जेड कारण के चलते, कोई भी कारण आप समझ लें, अब उसके चलते उसमें एफआर लगा दे, जिसको हम कहते हैं खात्मा खर्जा कर देना, कि अब ये कार्रवाई समाप्त की जाती है, इसमें कोई भी गंभीर प्रकृति का अपराध बनना नहीं पाया जाता। तब ऐसी स्थिति में उस फरियादी का क्या हाल होगा जिसने अपने जीवन भर की कमाई खेती की जमीन बेचकर उन अभियुक्त गण के निजी खातों में दी थी, और अभियुक्त गण ने उससे यह कहकर ली थी कि इसमें आपको 10% मुनाफा प्राप्त होगा और हम इसको कंपनी में लगा देंगे, और उन्होंने उसको कंपनी में नहीं लगाया, उन्हीं के खातों में रखा, और अभियुक्त गण को ये झूठ बोलते रहे कि आपका पैसा हमने कंपनी में लगा दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वास के आधार पर कार्य हुआ था सर, विश्वासघात इसमें किया गया, क्योंकि अभियुक्त गण पढ़े लिखे, अभियुक्त गण तो ऑलरेडी एक्टिव है ही, लेकिन फरियादी गण भी जो है कि अभियुक्त में से एक अभियुक्त को बचपन से जानते थे, बड़ा पारिवारिक संबंध थे, बड़ा भरोसा था। उन्होंने ये भी कहा कि 14 महीने की बात है, हम यहीं के रहने वाले हैं, हमारी जमीन जायदाद यहीं है, हम आपके पैसे नहीं खाएंगे, और यदि आपका पैसा डूबता है तो हम आपके पैसे के जवाबदार हैं। इस विश्वास के आधार पर उन्होंने 14 महीने के लिए पैसे दिए थे, और उन्होंने कंपनी के नाम पर चीटिंग की और पूरा पैसा उनके बैंक खातों में रख लिया, और ये एक झूठ और अफवाह फैला दी कि पैसा कंपनी में लगा दिया गया। पुलिस भी उनकी हाँ में हाँ मिला रही। बैंक ट्रांजैक्शन को पुलिस के द्वारा अनदेखा कर दिया गया। जो फरियादी ने पेश किए थे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन थे, उसको तो कोई झुटला ही नहीं सकता सर। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब खात्मा रिपोर्ट लगा दी जाती है तो उस खात्मा रिपोर्ट को संबंधित जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ पर पेश किया जाता है। सामान्यतः रियल केस में मेरी 25 साल की वकालत की प्रैक्टिस में मैंने पहली बार देखा कि इस प्रकार की रिपोर्ट को थाना प्रभारी महोदय के द्वारा, आईओ के द्वारा सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां जिले में होती है। यहाँ पर उनकी क्या मंशा थी, क्या सोच थी, ये तो जज साहब से भी मैं फरियादी की ओर से हमारे द्वारा निवेदन किया गया कि माननीय न्यायालय, ये जो खात्मा लगाया गया है इसका जुरिडिक्शन का क्षेत्राधिकार आपको है, तो इसकी पुलिस रिपोर्ट यहाँ पर तलब कराई जाए। माननीय न्यायालय ने वहां पर सूचना भी जारी की। 18 महीने बाद, विलंब भी अपने आप में एक डाउट पैदा करता, 18 महीने बाद पुलिस के द्वारा माननीय न्यायालय में एफआर पेश की गई, और एफआर भी जब पेश की गई तो यह कहते हुए पेश की गई, अच्छा ये एफआईआर काय में पेश की गई थी सर, 175(3). आपको मैं ये पूरा हवाला इसलिए बताता जा रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा मामला समझ लें कि इसमें क्या क्या कार्रवाइयां किस किस प्रकार से की जाती हैं। इसलिए मैं पूरी घटना को आपको बताता चल रहा हूं और साथ में कार्रवाइयां भी आपको बताता चल रहा हूं कि कानून के तहत क्या क्या कार्रवाई इसमें की जा सकती हैं। ऑल इंडिया में किसी के साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ था कि एफआईआर जो दर्ज करवाई थी, जो आवेदन दिया था फरियादी ने,
4 मुलजिमों के खिलाफ दिया था। उसमें पुलिस ने 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और अनुसंधान के दौरान पुलिस ने पाया था कि जो बड़ा अमाउंट था 27 लाख का, वो फरियादी गण ने जिस फर्जी करंट अकाउंट में लिया था, उसको उसमें से 10 मिनट बाद ये एक ट्रेवल्स के खाते में लिए गए और उस करंट अकाउंट को बंद कर दिया। ये बैंक ट्रांजैक्शन पुलिस को प्राप्त हो चुके थे। अब पुलिस की जिम्मेदारी यहां से चालू होती है, यहां से इन्वेस्टिगेशन चालू होता है। पुलिस ने यही इन्वेस्टिगेशन समाप्त कर दिया। यहां पर पुलिस की जिम्मेदारी थी कि पुलिस जहां पर फंड ट्रांसफर हुआ है अंतिम, वो भी उसमें सहअपराधी माना जाता और पुलिस आधार कार्ड भी जब्त कर कर लाई थी। उस आधार कार्ड के आधार पर जिसका करंट अकाउंट था उसको भी मुलजिम बनाया जाता और 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती, 6 के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती। लेकिन पुलिस ने कोई आगे कार्रवाई नहीं करते हुए इसमें खात्मा खारिजा लगा दिया। वो खात्मा खारिजा लगा दिया। तब एक खात्मा खारिजा लगाने से पहले फरियादी को ये डाउट हो गया था कि पुलिस निष्क्रिय हो चुकी है और कहीं ना कहीं अभियुक्त गण के संपर्क में है, तो उसके द्वारा 175(3) BNSS 2023 के तहत, जो पहले 156(3) थी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में, उसके तहत जुडिशियल मजिस्ट्रेट जज साहब के समक्ष एक आवेदन पेश किया और निवेदन किया कि मेरी एफआईआर में 3 लोगों को मुलजिम बनाया गया, जबकि इसमें 4 मुलजिम है, इसमें एक और मुलजिम बढ़ाया जाए। और जो धाराएं लगाई गई थी मात्र 420 506 के समथिंग लगाई गई थी, तो कूट रचना और लाइफ टाइम पनिशमेंट की धाराएं इसमें लगाई जाए, इसमें बढ़ाई जाए। इस मकसद से जुडिशियल मजिस्ट्रेट जज साहब के समक्ष 175(3) BNSS 2023 का आवेदन पेश किया। इसमें 18 महीने बाद पुलिस के द्वारा फाइनल रिपोर्ट पेश की गई। आप समझे कितनी तारीख लगी होंगी 18 महीने। उस फरियादी का सब्र और पेशेंस तो आप देखें। अब 18 महीने बाद भी पेश की गई तो पुलिस ने यहाँ पर एक बड़ा नया और अजीब रवैया अपनाया। वहां पर ये लिख कर दिया कि ये खात्मा रिपोर्ट, ये एफआर रिपोर्ट हम सीजीएम कोर्ट में पेश करेंगे और अपराध बनना नहीं पाया जाता, ये कहते हुए जज साहब के समक्ष पेश की। जज साहब ने उसको बेसिक आधार मानकर जो है कि ये आदेश करते हुए कि ये सक्षम न्यायालय में जब ये खात्मा रिपोर्ट पेश होगी, तब ये सारी प्रार्थनाएं जो आपने 175(3) BNSS 2023 में की है, वहां पर आप सीजीएम कोर्ट के समक्ष आप रखें, कहते हुए उस 175(3) के आवेदन को निरस्त कर दिया, जबकि उसको गुण दोषों के आधार पर निरस्त किया जाना चाहिए था। उसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स, सीडी, दस्तावेज सभी मौजूद थे। उनको कुछ भी नहीं देखा और सिर्फ मात्र उसके आधार पर निरस्त कर दिया। उसकी एडीजे कोर्ट में फिर निगरानी की जाती है। हमारी ओर से उसकी निगरानी एडीजे कोर्ट में की गई, वो अभी विचाराधीन है। और सीजीएम कोर्ट में भी एक बड़ा अजीब मामला आया। सर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये ठोकरे कोई भी खा सकता है, ये परेशानियां किसी के भी सामने आ सकती हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले में अक्सर पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बाद या तो एफआईआर दर्ज ही नहीं करी जाती, या दर्ज करने के बाद खात्मा रिपोर्ट लगा दी जाती है। अब वो फरियादी को ये कहा गया कि सीजीएम कोर्ट में हमारे द्वारा पेश की जाएगी। फरियादी सीजीएम कोर्ट में 5 बार होकर आ चुका, 4 महीने से परेशान हो रहा, वहां पेश नहीं की गई। तब उसके द्वारा अपने वकील साहब से उसको ऐसी थाने पर दबाकर रख लिया गया। उसने अपने वकील साहब से संपर्क किया और सीजीएम कोर्ट में फिर एक विरोध याचिका पेश की, प्रोटेस्ट पिटीशन जिसे कहते हैं। हालांकि प्रोटेस्ट पिटीशन कोई शब्द नहीं होता, इसको हम सिंपल भाषा में कह लें कि एफआईआर जो उस पर खात्मा लगाया गया है उसको निरस्त करने के लिए आवेदन पेश किया। वहां पर सीजीएम साहब ने, जज साहब ने तुरंत थाना प्रभारी को नोटिस जारी किया। 10-15 दिन के अंदर ही थाना प्रभारी महोदय के द्वारा वहां पर जो 4-5 महीने से रिपोर्ट दबा कर रखी गई थी वहां पर पेश कर दी गई। उसके बाद प्रोसीजर समझ लें सर, आप प्रोसीजर बता रहा हूं, पिछले वीडियो में भी मैंने बताई है। आवेदन के ड्राफ्ट तो मैं आपको बताऊंगा ऐसा ही कि आईओ ने जो गलत बयान दिए हैं रिकॉर्ड से हटकर, तो उनको हम कोर्ट में किस प्रकार से बुला सकते हैं, बुलाना सबसे महत्वपूर्ण है। वरना चालानी प्रोसेस में जो 193 BNSS 2023 के तहत कोर्ट में चालान पेश किया जाता है, उसमें एक एडवोकेट के द्वारा तो उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन की ही जाती है। लेकिन यहाँ पर एक विशेष कंडीशन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर जब चालान एफआर पेश कर दिया गया, पुलिस के द्वारा पूरी केस डायरी पेश कर दी गई, तब फरियादी को नोटिस जारी किया गया, उसके बयान लिए गए। उसने घोर आपत्ति दर्ज की और ये बताया कि पुलिस के द्वारा गलत इसमें एफआर लगाया गया, गलत खात्मा किया गया, इसको निरस्त किया जाए और जो है कि इन्वेस्टिगेशन आगे प्रारंभ किया जाए और एक मुलजिम, 2 मुलजिमों को और बढ़ाया जाए। जो अनुसंधान के दौरान एक ट्रेवल्स का नाम सामने आया है जिसमें आखिरी फंड उसका ट्रांसफर हुआ है। ये सभी मांग करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की और जो है कि मुलजिमों को गिरफ्तार कर किया जाए, उनकी संपत्ति जब्त की जाए, बैंक खाते फ्रीज किए जाए, बैंक खातों में जब्त उसकी राशि 30,37,500 जब्त करके उसको दिलवाई जाए आदि। कुल 6 आवेदन के समथिंग उसके साथ लगाकर भी वहां पर पेश किए। 6 आवेदन भी पेश किए जा सकते हैं। 2 आवेदन के ऊपर सर मैं वीडियो बना चुका हूँ, 4 पे और बचा है, अभी इसके बाद में बनाऊंगा उसको कंटिन्यूसली। लेकिन बीच में आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पर उसके बयान तो हो गए, लेकिन आईओ जो अनुसंधान करता अधिकारी होता है उसमें उनके भी बयान होते हैं। उनके बयान फिर उसके बाद जब फरियादी के बयान हो गए तो उनको सूचना दी गई, उनके द्वारा कोर्ट में आकर बयान दिए गए। यहाँ पर सामान्य जो चालान हमारा कोर्ट में पेश होता है
उस प्रोसेस के तहत हमको सूचना नहीं दी जाती, ना फरियादी को पता रहता है कि इसमें क्या हुआ। तो यहाँ पर ही हमें जागना है, यहीं पर हमें सचेत होना है, क्योंकि कोई भी हमारा हाथ पकड़कर सर हमें जीत नहीं दिला देगा। हमें कोशिश हमें ही करना है, यहाँ पर आखिरी तक हमें ही करना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है, मेहनत उसकी बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं सर ये इसलिए कहता हूं क्योंकि यह मामले ऐसे बन जाते हैं कि अगर फरियादी हिम्मत हार कर बैठ गया तो अभियुक्त गण तो जीत ही गए, गिफ्ट में खा गए। वो तो 30 लाख या 30 करोड़ या 30 अरब जो भी हैं, क्योंकि यहाँ पर उसको क्या रास्ता मिल रहा है। अब यहाँ पर जब आईओ के द्वारा बयान दिए गए तो उनके द्वारा बयान में बताया गया, जो अभियुक्त गण ने एक सिंपल सा आवेदन दे दिया एसपी साहब को लिखकर, और उसके साथ कुछ कूट रचित दस्तावेज लगा दिए, और ये कह दिया कि हमने कोई पैसा नहीं लिया, और जो पैसा इन्होंने था वो डायरेक्ट सीधा कंपनी में इन्होंने जमा कराया, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। और पुलिस ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी, फरियादी की कोई बात नहीं सुनी गई। अब मैं आपको बता दूं, आप जानते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, और पहले ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में भी 65B का सर्टिफिकेट पेश किया जाता था। वर्तमान में भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में 63(4) गा सर्टिफिकेट पेश किया जाता है। इस पे स्पेशल वीडियो बना चुका हूं सर। ये फार्म कैसे भरा जाएगा, इस फार्म का पीडीएफ सब कुछ मेरे पिछले वीडियो में उपलब्ध है। उसकी लिंक भी आपको उस वीडियो के नीचे मिल जाएगी, फार्म भरने का तरीका भी और फार्म भी। यदि आपको आवश्यकता महसूस होता आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और उसको प्राप्त भी कर सकते हैं। इसके बिना यदि कोई डॉक्यूमेंट्स पेश किया जाता है तो साक्ष्य में गिराई नहीं है, हैश वैल्यू भी सर निकाली जाएगी। इसके ऊपर भी स्पेशल वीडियो बना दिया, मेरे चैनल पर अपलोडेड, आप देख सकते हैं हैश वैल्यू निकालने का पूरा तरीका। ये सब चीजें जब पेश की जाएंगी उसके बाद ये माना जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स हैं। अब पुलिस के द्वारा सिर्फ एक आवेदन लिख कर दे दिया और मौखिक कह दिया कि हमने कोई पैसा नहीं लिया, इन्होंने लगाया, और ना हम कोई कंपनी से हमारा ताल्लुक है। कंपनी के दस्तावेज भी उनसे जब्त कर लिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या मौखिक कह देने से, सिर्फ मौखिक कह देने से ही मान लिया जाएगा? अगर मौखिक कह देने से ही मान लिया जाने वाली बात है तो पुलिस को तो फरियादी के द्वारा कम से कम 35 डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए थे, बैंक ट्रांजेक्शन, चैट्स और जूम मीटिंग की लिंक्स। पुलिस ने उनको क्यों अनदेखा किया? भाई फरियादी ने एक अभियुक्तगण ने सिर्फ एक आवेदन लिख के दिया एफआईआर दर्ज होने के बाद, और उसमें कह दिया कि भाई भाई इतनी चलती है अभियुक्तगण की। वास्तव में अभियुक्तगण तो काफी प्रभावशील हैं, उनकी पॉलिटिकल रेंज काफी बड़ी हुई है, और काफी वो ताकतवर भी हैं, और काफी मुकाम रखते हैं कि वो थाने को भी प्रभावित कर सकें। तो जाहिर सी बात है पुलिस के द्वारा उनकी हाँ में हाँ मिलाई गई। अब सवाल ये उठता है कि इतना घोर अन्याय हो गया कि एक व्यक्ति के जीवन भर की कमाई वो खाकर बैठ गए। फरियादी के पास से तो पैसा चला गया, 30,37,500 झूठ बोलकर धोखाधड़ी से कंपनी के एजेंट बनकर ठगी की गई और उनके खातों में गया, बिल्कुल बैंक ट्रांजैक्शन से साबित है। अब सवाल ये है कि पुलिस कह रही है कि आप पैसा उनके पास गया ही नहीं, न कोई जांच कर रही है, और यही के यही बयान आईओ के द्वारा सीजीएम साहब के समक्ष पेश किए गए। अब आपको यहाँ पर जागरूक रहना है, सचेत रहना है। आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकाल लें। सर्टिफाइड कॉपी कैसे निकाली जाएगी इसका पूरा तरीका एक वीडियो में मैंने बताया। सिंपल सा मैं आपको बता दूं, जब आपके पास नोटिस आता है बयान देने के लिए तो उस पर सारा प्रकरण क्रमांक और पेशी दिनांक लिखा रहता है। आपके वकील साहब से संपर्क करें, एक आवेदन वो लगाएंगे, वहां से आपको सारी कॉपी मिल जाएगी। कॉपी लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें पता लगेगा कि आखिर आईओ ने इसमें बयान क्या दिए हैं। अब चूंकि रिकॉर्ड से हटकर बयान दे दिया आईओ ने सर, चूंकि यहाँ पर हमें सामान्य प्रोसेस के हिसाब से प्रति परीक्षण कराने के लिए कोई सूचना नहीं दी जाती है, तो हमें ही कॉपी लेना है और हमें ही 348 बीएनएस 2023 का आवेदन देना है, जो पहले 311 का था। यहाँ पर विशेष कंडीशन है, क्योंकि हमें यहाँ पर बताना है कि माननीय न्यायालय ये रिकॉर्ड से हटकर असत्य बयान दिए गए हैं और अभियुक्तगण को लाभ पहुंचाने के मकसद से बयान दिए गए। ये आधार रखकर जब हम आवेदन कोर्ट में पेश करेंगे, और इसी के ऊपर दो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट भी हैं। एक अर्जुन पंडित का है सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 2020 का, एक जाहिरा हबीबुल्ला शेख 2004 का है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट, जिसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई है। और खास तौर से अर्जुन पंडित में तो बताया ही गया स्पष्ट ही कि 65B के बगैर 65B भारतीय साक्ष्य अधिनियम सर्टिफिकेट के बगैर, कोई भी प्रमाण पत्र के बगैर कोई भी डॉक्यूमेंट साक्ष्य में नहीं माना जाएगा। जब इतना स्पष्ट कानून बना हुआ है तो पुलिस उनकी टेबल पर बैठकर फैसला करने का अधिकार कैसे पा सकती है? ये फैसला करने का अधिकार तो विद्वान न्यायालय का है, माननीय न्यायालय का है। ये तो वो डिसाइड करेंगे कि कौन दोषी और कौन निर्दोष है। प्राइमा फेसी अपराध हुआ, संज्ञेय प्रकृति का अपराध हुआ, पुलिस की जिम्मेदारी एफआईआर दर्ज करे,
मुलजिमों को गिरफ्तार करे, कोर्ट में चालान पेश करे। पुलिस के पास तो एक और बड़ा रिकॉर्ड भी मौजूद था सर, कि इन्हीं अभियुक्तगण ने एक माह पूर्व फरियादी जो 30,37,500 की जो रिपोर्ट है, उसके एक माह पूर्व 8,60,000 की चीटिंग एक अन्य व्यक्ति के साथ की थी। उसने उसमें पुलिस ने एक अलग ही रवैया अपनाया। उसमें तुरंत इन्हीं यही मुलजिम थे जो मैं आपको बता रहा हूं, इन्हीं मुलजिमों को गिरफ्तार भी किया, कोर्ट में चालान भी पेश किया। न्यायालय के द्वारा उनकी जमानत निरस्त की गई, अग्रिम जमानत निरस्त की गई, एडीजे कोर्ट में जमानत निरस्त की गई। 10 दिन मुलजिम कोर्ट में बंद रहा, उसकी अकल ठिकाने आ गई। उसने उसके गुर्गों के हाथ उन फरियादीगण से संपर्क किया, उनके हाथ पैर जोड़े, उनको 8,60,000 रुपए वापस किए। तब फरियादीगण ने एक एफिडेविट लिखकर कोर्ट में दिया कि इसकी जमानत में हमें कोई आपत्ति नहीं है। और उसके बाद भी आपको बता दूं, जो पुलिस 30,37,500 में अभियुक्तगण को क्लीन चिट दे रही है, यही पुलिस ने 8,60,000 के मामले में जमानत में आपत्ति प्रतिवेदन पेश किया था। 3 बार जमानत का एप्लीकेशन लगाई थी, तीनों बार पुलिस ने आपत्ति पेश की थी, यह कहते हुए कि अपराधी चोर, गुंडा, बदमाश, ठग, समाज के लिए खतरा है, इसकी जमानत स्वीकार नहीं की जाए। वहीं इसके विपरीत रवैया, दोगला रवैया अपनाते हुए 30,37,500 में कहा जा रहा है कि ये तो निर्दोष है, क्लीन चिट दे दी गई। अब क्या पॉलिटिकल हालात, क्या कंडीशन, एक्स वाई जेड कारण जो भी हो, हमारे सामने न्यायालय मौजूद है और हमें न्याय से पूरी उम्मीद है। और जब न्याय का हमारे सामने ऐसा मामला आ जाता है तो हमें हौसला हमेशा रखना है कि जब अन्याय का अंधेरा होगा ना, तब एक तब एक बात याद रखना, कानून की मशाल अभी भी जली है। यह जंग लड़ने का हौसला रखो, जीत आपकी गली में खड़ी है। आपने अगर हौसला हार गए सर, तो सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि आप देख चुके हैं कि यहाँ पर कितना कुछ विपरीत हो चुका है रिकॉर्ड के। तब ऐसी स्थिति में हमें उस आईओ के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन कराना है, और वहां पर उस प्रोटेस्ट पिटीशन में जो हमारे द्वारा लगाई गई है, उसमें आवेदन पेश करना। यहाँ पर 3-4 कंडीशन हो सकती हैं सर। घटनाओं में विभिन्न शाखाएं फूट सकती हैं, जैसे दरख्त में शाखाएं फूटती हैं, वैसे ऐसे अजीब और गरीब हालात किसी भी व्यक्ति के साथ, ये जो मैं बता रहा हूं, ये या इससे हटके भी हो सकते हैं। एक तो मामला ऐसा होता है कि पुलिस के द्वारा सीधा ही चालान उसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट जज साहब के समक्ष पेश किया जाता है, जहां पर रोटेशन में चालान पेश किए जाते हैं, और नियम यही बना हुआ है। अब यहाँ पर एक अजीबोगरीब रवैया आ गया जो आपको सीखने को मिल रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सीजेएम कोर्ट में गए। अब सीजेएम कोर्ट में भी कौन गए? फरियादी को खुद को जाना पड़ा, वकील साहब को करके विरोध याचिका पेश करना पड़ी, आवेदन साथ में लगाना पड़े। ये एक अलग स्थिति हो गई। पुलिस चालान पेश करती है, वो अलग स्थिति होती है। उसमें न्यायालय से जो है कि नोटिस जारी होता है पुलिस के द्वारा रिपोर्ट पेश करने के जस्ट बाद ही, वहां पर भी फिर आगे की प्रोसेस यही अपनाई जाती है। लेकिन मामला ये था कि फरियादी को ही सब कुछ करना पड़ा। अगर फरियादी एक्टिव नहीं होता, यदि आप भी ऐसे मामले में एक्टिव नहीं होंगे, तो सालों साल आपकी खात्मा रिपोर्ट थाने में दबी पड़ी रहेगी और मुलजिम आराम से घूमते रहेंगे। मुलजिमों की तो ये भी सोच रहती है कि 30,37,500 है, 2-1 लाख रुपए हम कहीं खर्च कर देंगे, बाकी के 30 लाख रुपए, 28 लाख रुपए की बैंक में एफडी करा देंगे, 4-5 लाख रुपए साल ब्याज आएगा, ऐश से जिंदगी जिएंगे। तो ये हराम की कमाई खाके वो हरामी लोग क्या सर जिंदगी जी सकते हैं? नो सर, न्यायालय अभी भी मौजूद है। इनकी सजा और इनका मुकाम जो है कि वो जेल में है। और आप विश्वास रखें, आपकी जिंदगी भर की जमा पूंजी जो एक व्यक्ति ने उसका घर, मकान या जमीन या जेवरात बेचकर इन अभियुक्तगण को दी है, वो अभियुक्तगण उसको इतनी आसानी से नहीं खा पाएंगे। लेकिन आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगी। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है। अब मैं आपको जो है कि सर आगे की जानकारी और ड्राफ्ट, खास तौर से कुछ वृत्ति परीक्षण से संबंधित रिलेटेड जानकारी जो मैंने डिजिटल ई बुक में आप लोगों के लिए तैयार करके रखी है, उसी में से मैं आपको तैयार आगे की जानकारी देता हूं। मैं आपको साथ में बता दूं कि 175(3) बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखाता है सर इसमें। जब भी पुलिस गंभीर प्रकृति के अपराधों में एफआईआर लिखने से ही मना कर दे, या एफआईआर लिखने के बाद खात्मा लगा दे, तो हमारे सामने 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 मौजूद है। 193(9) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया गया। उसके तहत ये प्रोटेस्ट याचिका में मुख्य आधार हमारा वही रहता है कि ये जो है कि एफआईआर जो लगाया गया है, इसको निरस्त करके इन्वेस्टिगेशन सर आगे बढ़ाया जाए। और भी बहुत से आवेदन लगते हैं, मैं उस पर आपको धीरे धीरे अभी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आज तो मैं सिर्फ ड्राफ्ट बता रहा हूँ सर आपको, क्योंकि ये ड्राफ्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारे मन में एक सामान्य सी बात आती है कि आईओ के बयान क्रॉस, वो तो हम कराते ही हैं। एक एडवोकेट के मन में तो यही आता है, लेकिन एक आम व्यक्ति के मन में भी यही आता है जो अक्सर कोर्ट की प्रोसेस को जानता है। लेकिन ये हालात वहां से बिल्कुल हटके हैं सर। यहाँ पर आपको वो ना सूचना दी जा रही है, ना आपको पता है कि आईओ ने क्या बयान दिए। यहाँ आपको खुद एक्टिव होना पड़ेगा, खुद आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको कुछ रास्ता मिल पाएगा। तो अब मैं आपको आगे की जानकारी सर डिजिटल ई बुक के अंदर से देता हूं, जिसमें मैं पूरी ड्राफ्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स, ये सभी उसमें मेरे द्वारा तैयार करके रखे गए हैं। डिजिटल ई बुक में और भी तकरीबन 25 से समथिंग अध्याय हैं, 200 से ऊपर प्रश्न हैं।
और इसी मुद्दे को लेकर उसमें बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मेरे द्वारा दी गई हैं। डिजिटल ई बुक में हर वीडियो की बनाता हूं स्पेशल, जो एक मुद्दे को सॉल्व करने के मकसद से डिजिटल ई बुक लिखी जाती है। कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्वेशन करने के मकसद से डिजिटल ई बुक लिखी जाती है। वीडियो भी इसलिए बनाए जाते हैं, ये सिर्फ कोशिश है सर, दावा नहीं है, क्योंकि अंतिम फैसला कोर्ट में जज साहब के द्वारा किया जाएगा। अगर आप असंतुष्ट होते हैं तो अपीलेट कोर्ट में जाएं, और मेरे वीडियो या डिजिटल ई बुक में दी गई कोई भी कार्रवाई जानकारी पर दी गई जानकारी पर अमल करने से पहले आप आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा आप कर लें, क्योंकि हर केस की परिस्थिति और कंडीशंस अलग होती है। वो बेहतर जानते हैं कि उसका अप्लाई कैसे किया जाएगा। आइए सर, लेट्स गो। धारा 348 बीएनएसएस 2023 में आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित साक्षी के प्रति परीक्षण करने को न्यायालय को इसकी पूरी शक्ति प्राप्त है। ये इसमें बताया गया है। जो पहले 311 थी सर दंड प्रक्रिया संहिता में, हमारा आवेदन की ड्राफ्ट में बता रहा हूं आपको सबसे पहले, इसके बाद में पूरी डिजिटल ई बुक से भी आपका परिचय करा दूंगा। धारा 348 को भी गहराई से आपको मैं समझा दूंगा। कुछ उदाहरण भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से भी हैं, वो भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। लेकिन पहले मैं आपको ड्राफ्ट बता दूं, क्योंकि यहाँ पर हमें खुद चलकर जाना पड़ेगा, तभी हमें प्रति परीक्षण का अवसर मिल पाएगा। अब ऊपर लिखना है सर, न्यायालय का नाम लिखना है सिर्फ आपको। मामले बड़े पेचीदा होते हैं तो हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। ऊपर न्यायालय का नाम लिखना है सर, प्रकरण क्रमांक और परिवादी विरुद्ध अभियुक्तगण, आपको ये लिख देना ऊपर। आवेदन में लिखना है आपका आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 311 दंड प्रक्रिया संहिता 1973, कोष्टक में लिख दें आप तत्समय धारा 348 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सहपठित धारा 138/165 भारतीय साक्ष्य अधिनियम तत्समय धारा 143/168 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। यहाँ पर मैंने दंड प्रक्रिया संहिता फ्रंट पे लिख दिया, आप चाहे तो इसे कोष्टक में लिख दें और धारा 348 बीएनएस 2023 को फ्रंट पे लिख दें, क्योंकि अक्सर सभी लोगों के दिमाग में, तमाम एडवोकेट्स के दिमाग में धारा 311 ही रहती है साक्षी को बुलाने के लिए। अब लगभग धीरे धीरे सब प्रैक्टिस में आ रहा है, इसलिए मैंने उसको इस तरीके से लिख दिया। विषय में सर आपको लिखना है साक्षी अनुसंधानकर्ता अधिकारी उप निरीक्षक का पक्षपात पूर्ण विवेचना के संदर्भ में प्रति परीक्षण, मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन कराए जाने की अनुमति प्रदान करने बाबत। माननीय महोदय, परिवादी की ओर से निम्नानुसार आवेदन पेश है। नंबर 1 पेरा में आपको लिखना है, में थाना द्वारा प्रस्तुत असत्य खात्मा रिपोर्ट के विरुद्ध परिवादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पत्र प्रोटेस्ट पिटीशन माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जो आपने पहले पेश किया। नंबर 2 है यह कि प्रकरण के तात्कालिक अनुसंधान अधिकारी साक्षी उपनिरीक्षक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षण अंकित कराया गया है, चीफ एग्जामिनेशन, उसकी स्टेटमेंट ऑफ ऑथ। तीसरा पेरा सर, इसमें हमें लिखना है यह कि उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण के बयानों में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं व्हाट्सएप चैट को बिना किसी धारा 63(4) बीएसबी प्रमाण पत्र और हैश वैल्यू तथा बिना फॉरेंसिक साइबर लैब सत्यापन के सत्य मान लिया, और परिवादी द्वारा प्रस्तुत एचडीएफसी या एसबीआई बैंक स्टेटमेंट व 30,37,500 की स्पष्ट मनी ट्रेल प्रदर्शित C1 से C35 की घोर उपेक्षा की है। ये जो C1 से C35 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये फरियादी के द्वारा सीजीएम कोर्ट में जो बयान दिए गए थे वहां पर एग्जिबिट कराए गए थे, और यही दस्तावेज एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और थाना प्रभारी को सूची अनुसार बनाकर पेश भी कर दिए गए थे। उन्होंने इसको उठाकर अलग रख दिया। 2 ट्रांजेक्शन तो दबा ही दिए गए, मतलब उसको तो जांच में ही नहीं लिया। 2,37,500 का जो सीधे अभियुक्त के खाते में गया था, 1 लाख का जो सीधे अभियुक्त के खाते में गया था, 27 लाख का जो सीधे अभियुक्त के खाते में गया था। लेकिन इन्होंने इसको जमा कराने से पहले एक थोड़ी चाल और पूर्व नियोजित योजना रखी थी। काफी शातिर अपराधी हैं, क्योंकि 8,60,000 का जो मैंने आपको बताया इस घटना से पहले की एक घटना और भी है, तो बड़े शातिर अपराधी हैं। वो पहले से सोचकर चलते हैं कि हमारा बचाव कहाँ होगा अगर हम फंसते हैं तो उन्होंने करंट अकाउंट खुलवाया फर्जी, उसमें फरियादी से जमा करवाया, और उसमें से 10 मिनट बाद निकालकर एक टूर और ट्रेवल्स की कंपनी में ले गए, जो कि कोई निवेश कंपनी नहीं है, और वहां ले जाकर पैसे का गबन कर लिया। तो ये एकमात्र को आधार बनाकर ये कहकर कि ये इसमें पैसे डायरेक्ट जमा कराए गए और फरियादी से कोई पैसे नहीं लिए गए, 2 को छिपा लिया गया। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात को भी रिकॉर्ड में नहीं लिया गया कि जब फरियादी ने उसके जमा पैसे वापस मांगे, जब उसको 10% प्रॉफिट नहीं दिया, तो उसने कहा कि मेरे मूल राशि आप वापस दे दो। तो उसको एक बार में जो है कि कुछ पैसे करके 2,97,500 रुपए वापस दिए। अब लिए थे जब ही तो वापस कर रहे हैं सर। पुलिस को ये भी तो सोचना चाहिए कि लिए थे, नहीं तो कोई भी भला किसी को पैसे क्यों देगा भाई। तो वो भी बेतुके तरीके से दिए। फरियादी ने इसका भी विरोध किया और कहा कि भाई आपने जो मुझे 10% कहा है उस हिसाब से दें, अगर नहीं कम आ रहा है तो 2% के हिसाब से दें। ये बेतुके तरीके से आप कैसे जमा करा रहे हैं। तो उन्होंने कुल 4-5 बार में पैसे जमा करा, उसके बाद पैसे जमा कराना बंद कर दिए, और फरियादी को फिर उसके बाद पैसे मांगे तो जान से मारने की धमकी और
तमाम बदतमीजियां करना और फोन उठाना बंद कर देना, ऐसे कार्य किए गए। तब फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। तब ऐसे विपरीत हालातों में इन किसी भी चीज को आईओ के द्वारा बयान में नहीं बताया गया, तो हमें यहाँ बयान में प्रति परीक्षण में सर सारी बातें पूछना है, ताकि आईओ का ये आचरण स्पष्ट हो सके कि हाँ, ये अनुसंधान में चीजें शामिल नहीं की गई। आपके प्रकरण में आपकी परिस्थिति जो भी हो, आप उस हिसाब से उसमें परिवर्तन कर लें। ये मैं एक घटना लेकर चल रहा हूँ जो आपको बता रहा हूँ। इसमें आगे देखें सर, हम इसमें जो बताया पैरा क्रमांक 3 में धारा 63(4) बी ए से प्रमाण पत्र हैश वैल्यू तथा बिना फॉरेंसिक साइबर लैब सत्यापन के सत्य मान लिया और परिवादी द्वारा प्रस्तुत एचडीएफसी एसबीआई बैंक स्टेटमेंट 30,37,500 की स्पष्ट मनी ट्रेल प्रदर्श जीवन से C35 की घोर उपेक्षा की है। पैरा क्रमांक 4 आएगा सर हमारा इसमें, यह कि साक्षी ने फर्जी करंट अकाउंट में ट्रांसफर हुई राशि के संबंध में कोई निष्पक्ष अनुसंधान नहीं किया और केवल आरोपी गण को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से असत्य खात्मा प्रपोजल तैयार किया। ये आवेदन है सर जो आईओ को कोर्ट में एक क्रॉस एग्जामिनेशन को में बुलाने के लिए हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सीजीएम कोर्ट में पेश करेंगे। यह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अर्जुन पंडित खोदकर 2020 एवं जाहिरा हबीबुल्ला 2004 मामलों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में निष्पक्ष विचारण एवं न्याय हित हेतु उक्त अनुसंधान अधिकारी का परिवादी अधिवक्ता द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाना अत्यंत आवश्यक एवं न्याय संगत है। और अंत में हम लिखेंगे प्रार्थना इसमें। अतः श्रीमान से नर्म प्रार्थना है कि न्याय हित में प्रार्थी का यह आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर साक्षी उपनिरीक्षक भी लिख दें जो भी थाना है को जिरा आबलिक प्रति परीक्षण कोष्टक में क्रॉस एग्जामिनेशन आप लिख दें हेतु आहूत किए जाने एवं परिवादी को प्रति परीक्षण का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। इति दिनांक प्रार्थी परिवादी का हस्ताक्षर और आपके वकील साहब के हस्ताक्षर। तो बड़ी सिंपल सी ड्राफ्ट है सर, बड़ी सिंपल सी ड्राफ्ट है, कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा देखकर और आप समझकर उसको तैयार करना है। आपके परिस्थिति और फैक्ट जो है आप इसको उस हिसाब से आप तैयार करें। यही ड्राफ्ट सर दूसरी मैंने इसमें एक और तैयार की नीचे, इसमें थोड़ा सा मामला अलग करके इसको मैंने लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं जगहें छोड़ दी मैंने, ये भी वही ड्राफ्ट है। और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स हैं सर, इसमें जो मैंने आपको जस्ट अभी बताए थे। इस जजमेंट में अर्जुन पंडित खोलकर बनाम कैलाश कृष्णा राव गोरंटयाल 2020 7 SCC 1 का है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट। इसमें मैं मुख्य बात आपको बता दूं जो सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बताया इसमें कि सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसे व्हाट्सएप चैट सीडीआर को बिना धारा 65B4 साक्ष्य अधिनियम, अब धारा 63(4) ग हो गई है सर बीएसबी के प्रमाण पत्र और फॉरेंसिक आब्लिक हैश वैल्यू सत्यापन के साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माना जा सकता। फिर पुलिस ने कैसे मान लिया सर? सिर्फ एक आवेदन लिख दिया और मौखिक कह दिया और पुलिस ने मान लिया कि हाँ आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं अभियुक्तगण, और ये तो फरियादी तो फालतू में रिपोर्ट कर रहे हैं, इनका तो कुछ भी नहीं हुआ है और 30,37,500 पता नहीं कहाँ गए होंगे और उनकी बात पे मान के खात्मा लगा दिया। जबकि कानून क्या कहता है, ये पुलिस को अधिकारी नहीं है उसमें खात्मा लगाने का। जब फरियादी ने इतने रिकॉर्ड पे डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए, उनका आदतन अपराधी होने का भी रिकॉर्ड पेश कर दिया, वो केस कोर्ट में चल रहा है उसके डॉक्यूमेंट्स भी पेश कर दिए और तमाम उसके बैंक ट्रांजेक्शन भी कोर्ट में पेश कर दिए, उसके स्वयं के जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि पैसा अभियुक्त गण के खाते में गया, और पुलिस उन सब को किनारे पर रखकर सिर्फ एक सिंपल सा आवेदन और मौखिक बात के आधार पर, और कोई सर्टिफिकेट ना कोई हैश वैल्यू ना कोई कानून का कुछ ये, और लगा के रख दी। तो हमें ही सर जागना पड़ेगा, हमें ही कोशिश करना पड़ेगी। दूसरा है सर जाहिरा हबीबुल्ला शेख बनाम गुजरात राज्य 2004 4 SCC 158 का आई है। इस जजमेंट में जो महत्वपूर्ण बात है मैं आपको बता दूं, मैंने जो आपको वीडियो के प्रारंभ में बताई थी, बड़ी महत्वपूर्ण और गंभीर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। इस प्रकार के हालात और मामलों में क्या कहा गया है, यह बात महत्वपूर्ण रूप से कही गई है। ये जजमेंट का पैरे का अनुवाद पढ़ रहा हूं मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सर। कही गई है कि न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होने के लिए कानून को दोष रहित होना चाहिए, उसे न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभानी चाहिए और वह निष्क्रिय या उदासीन नहीं रह सकता। कानून को निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए जबकि उसका उल्लंघन करने वाले मुक्त घूम रहे हों और उसकी सुरक्षा चाहने वाले आशा खो दें। देखें जेनसन बनाम बैंकर 1972 कोष्टक में 1 आल ER 1006 डायोजेनेस लेर्टियस द्वारा इसमें बताया गया है कि लाइव्स ऑफ द फिलोसोफर्स में उद्धृत सेलमन के अनुसार लोग तेजी से यह मानने लगे हैं कि कानून मकड़ी के जाले की तरह होते हैं। यदि कोई हल्की या शक्तिहीन वस्तु इसमें गिरती है
तो वह फंस जाती है, लेकिन कोई बड़ी वस्तु उसे तोड़कर निकल सकती है। जोनाथन स्विफ्ट ने अपने एसे ऑन द फैकल्टीज ऑफ द माइंड में इसी तरह की बात कही है कि कानून मकड़ी के जाले की तरह होते हैं, जो छोटी मक्खियों को तो पकड़ सकते हैं, लेकिन ततैया और बर्रों को उन्हें तोड़कर निकलने देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा की जा रही है जजमेंट में। जैसा कि पहले मामले में देखा गया था, 2004 4 HCC 158 में रिपोर्ट में किया कि अदालतों में गवाह, जांच अधिकारियों, लोक अभियोजक द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, खासकर उनकी भूमिकाओं के बारे में संदेह पैदा होता हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कहा जा रहा है। इसी में सर 311 के बारे में बताया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जजमेंट के अंदर ही लिखा हुआ है 311 में, वही मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो ड्राफ्ट मैंने तैयार की वो इसी के ऊपर तैयार की है। महत्वपूर्ण गवाह को बुलाने या उपस्थित व्यक्ति से पूछताछ करने की शक्ति। इस संहिता के अंतर्गत किसी भी जांच, मुकदमे या अन्य कार्रवाई के किसी भी चरण में कोई भी न्यायालय किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुला सकता है या उपस्थित किसी भी व्यक्ति की जांच कर सकता है, भले ही उसे गवाह के रूप में न बुलाया गया हो, या पहले से जांचे गए किसी व्यक्ति को वापस बुलाकर उसकी पुनः जांच कर सकता है। और न्यायालय ऐसे किसी भी व्यक्ति को बुलाकर उसकी जांच करेगा या वापस बुलाकर उसकी पुनः जांच करेगा, और यदि उसका साक्ष्य मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता हो। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 311 की डेफिनेशन इसमें दी गई है सर, वो जजमेंट के अंदर से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ये पूरा जजमेंट सर मैंने आपको इसमें लिख दिया है, लगभग मुख्य पॉइंट लिख दिए मैंने। इससे संबंधित धाराएं भी सर इसमें मैंने लिख दी है, 348, 143 एवं 168 BSB, पुरानी धारा थी 138 और 165 एविडेंस एक्ट की, ये भी सर मैंने इसमें लिख दी है। और सामान्य प्रक्रिया के बारे में भी लिख दिया है, जो मैंने आपको बताया था कि चार्जशीट पेश करते हैं, FIR के मामले में स्थिति क्या होगी, और क्या खात्मा रिपोर्ट पिटीशन के स्तर पर आईओ से जिरा हो सकती है, और धारा 348 की आवश्यकता कब और क्यों पड़ती है, आईओ के पक्षपातपूर्ण बयान, ये डिटेल जानकारी सर मैंने इसमें लिख दी है। अब मैं आपको सबसे पहले धारा 348 के बारे में थोड़ी सी सर जानकारी आपको मैं बता दूं, क्योंकि हमारा वीडियो मुख्यतः इसी धारा से संबंधित है। मैं स्क्रॉल करके ऊपर ही ले जा रहा हूँ। सबसे प्रारंभ में सर मैंने ई बुक में धारा ही लिखी हुई है, जो बुक में धारा दी गई है ये आ चुके हैं सर हम। ये हमारे वीडियो का टाइटल है कि क्या आईओ मतलब पुलिस विवेचक से कोर्ट में जिरा कर सकते हैं, जाने नियम सेक्शन 311 CRPC / 348 BNSS। अब जो आपको मैंने इसमें जो धारा लिखी हुई है सर, ये बुक में ही लिखी हुई है, वही धारा मैंने खुद इसमें टाइप की हुई है, यही के यही जो बुक में दी है। मैं इसी में से आपको पढ़ के बता देता हूँ कि धारा 348 पहले ये 311 थी सर। इसमें आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। कोई भी न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी 3 कंडीशन ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 है जांच, दूसरा विचारण, और तीसरा है अन्य कार्रवाई के किसी भी प्रकरण में। ये धारा को सर मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि डिजिटल ई बुक में आपको सभी चीजें एक जगह मिल जाए, धारा भी मिल जाए, ड्राफ्ट भी मिल जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट भी आपको एक जगह मिल जाए, जिरा का तरीका भी आपको मिल जाए, भर्ती परीक्षण में पूछे जाने वाले सवाल भी इसमें लिखे हुए हैं सर मैंने, जो आपको रिकॉर्ड के आधार पर उनसे पूछना है। सटीक जवाब है सर, क्योंकि आपके पास बैंक स्टेटमेंट जो भी आपका रिकॉर्ड है आप उसके आधार पर पूछेंगे, आईओ कुछ भी कहेगा लेकिन रिकॉर्ड के विपरीत रहेंगे, न्यायालय उनको नहीं मानेगा। तो ये अब चूंकि मौखिक एविडेंस का कोई मामला ही नहीं है सर, मौखिक एविडेंस की तुलना में दस्तावेजी साक्ष्य को ही महत्व दिया जाएगा, कानून का एक सिद्धांत है। अब इसमें मैं आपको बता रहा था सर 3 स्टेज में जो साक्षी को समन कहाँ किया जा सकता है, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई में। आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से। नंबर 1, किसी भी प्रकरण में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर न्यायालय समन कर सकता है। दूसरी स्थिति आएगी सर, किसी ऐसे व्यक्ति को जो हाजिर हो यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो, उसकी परीक्षा भी कर सकता है, यह भी न्यायालय को शक्ति प्राप्त है। तीसरी स्थिति है, किसी व्यक्ति को जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है, और यदि न्यायालय को मामले के न्याय संगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा, या उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा। हमारा आवेदन इसकी परिधि में आता है। इसी में इसलिए इसके तहत सर हमने आवेदन तैयार किया है। इसमें कुछ प्रस्तावना भी मैंने कुछ बात लिखी है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में अनुसंधानकर्ता इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कर्तव्य निष्पक्ष और सत्य की खोज करना है, परंतु व्यवहारिक रूप से कई मामलों में देखा गया है कि विवेचक अभियुक्त गण से सांठगांठ करके या अनुचित प्रभाव में आकर परिवादी के मुख्य वित्तीय साक्ष्यों जैसे बैंक, मनी ट्रेल, अकाउंट ट्रांसफर की अनदेखी कर देते हैं। ऐसे मामले में पुलिस बिना निष्पक्ष साइबर फॉरेंसिक जांच के केवल अभियुक्त द्वारा दी गई असत्यापित व्हाट्सएप चैट के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन, जिसको हम FR भी कहते हैं, खात्मा खारिज न्यायालय में पेश कर देती है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और कानून की भूल
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 भी जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताया था सर, इसमें लिख दिया है। एक बार और मैं आपको बता दूं कि कोई भी डिजिटल साक्ष्य तब तक साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता जब तक कि उसके साथ 63(4) का वैध प्रमाण पत्र, फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट और हैश वैल्यू साथ में संलग्न ना हो। हैश वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, 63(4) का सर्टिफिकेट कैसे भरा जाएगा, ये फार्म किस प्रकार से है, ये सारा जानकारी में वीडियो बना चुका हूं और आपको रेडीमेड फार्म भी मिल जाएगा सर मेरे उसी वीडियो के नीचे। 1 मिनट में आप प्रिंट करके निकाल सकते हैं, आपके घंटों की मेहनत भी बच जाएगी। यदि आप उसको फार्म ढूंढने जाएंगे तो जनरली बुक में से ही देखते हैं हम लोग, तो बुक में भी सर ऊपर नीचे पेज में दिया हुआ है, छोटे अक्षरों में दिया हुआ है। टाइपिस्ट के पास जाएंगे तो उसमें सर टाइपिस्ट आप कोर्ट प्रांगण में आप देखते हैं कि काफी व्यस्त रहते हैं टाइपिस्ट और सारे वकीलों के काम करते हैं, और उसमें कुछ फॉर्मेट ऐसा है उसमें चौकोर खाने वो बना नहीं पाएंगे, डेट डेट कर देते हैं उसमें, वो घंटों उसमें भी वो आधा घंटा पौन घंटे से ज्यादा समय ले लेंगे सर, धीरे धीरे उनको समझ के करना पड़ेगा। तो ये 1 घंटे का समय आपका 1 मिनट में मैंने कवर कर दिया है। उसकी रेडीमेड ड्राफ्ट मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उसको निकाल कर भरने का तरीका वाला वीडियो देखकर उसको आप भर लें। 63(4) का सर्टिफिकेट आप तैयार कर लें, हैश वैल्यू आप निकाल लें, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश करें जैसे कि हमारे द्वारा किए गए। हमारे द्वारा पक्षकार के द्वारा ये सभी चीज पेश की गई थी कोर्ट में, और अभियुक्तगण के द्वारा सिर्फ एक आवेदन लिख कर दे दिया और कूट रचित कुछ स्क्रीनशॉट पेश कर दिए। पुलिस ने उनको महत्व दिया और 63(4) का सर्टिफिकेट को महत्व नहीं दिया, हैश वैल्यू को महत्व नहीं दिया, पेन ड्राइव में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको महत्व नहीं दिया, अभियुक्तगण की रिकॉर्डेड जो वॉइस सी सीडी गोल्ड सीडी उसको महत्व नहीं दिया, उसको देखा ही नहीं। और अभियुक्तगण ने कह दिया कि हम कोई मुलजिम नहीं है। पुलिस कह रही है कि हाँ सर आप मुलजिम नहीं है, ये तो यही फालतू में जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं, और थाने पे रिपोर्ट लिखा दी इन्होंने और खात्मा खारजा लगा दिया। कोई गंजेबल ऑफेंस नहीं। क्या करेंगे सर आप, एक आदमी का तो जीवन बर्बाद हो गया, उसकी तो जीवन भर की कमाई चली गई, क्या करेगा वो व्यक्ति, कानून न्यायालय में ही तो जाएगा। तो इसलिए हमारा न्यायालय पर अटूट विश्वास है कि न्यायालय से जरूर न्याय होगा, और पुलिस ने XYZ जो भी कारण हो, हम कोई कारण पे चर्चा नहीं करना चाहते, आप सभी समझदार और बुद्धिजीवी हैं, सिर्फ मैं आपको घटना बता रहा हूं। आगे आप देखिए, इसमें सरल उदाहरण से हम देख लेते हैं। इसमें यदि आने बाग के साथ 30 लाख की ठगी की और बैंक स्टेटमेंट से स्पष्ट है कि पैसा आके खाते में उधर से में गया है, तो पुलिस केवल आके मोबाइल में दिख रहे किसी बिना सर्टिफाइड व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट के आधार पर आपको निर्दोष नहीं मान सकती। यदि पुलिस ऐसा करती है तो विधि के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन होगा। यहाँ पर और बता दूं मैं सर आपको, वो जो करंट अकाउंट जिसमें 27 लाख का बड़ा अमाउंट जमा कराया गया था, वो भी अभियुक्त गण का ही खाता था, उन्होंने खोला था, ये भी साबित हो गया था। कैसे हो गया था सर साबित, सबसे पहले जब अभियुक्त गण फरियादी के घर पर आए थे तो लिख कर दिया था उस खाते को, उसके बाद व्हाट्सएप पर टाइप करके दिया था, उसके बाद उस करंट अकाउंट की चेकबुक का असल चेक का फोटो खींच कर दिया था कि इसके ऊपर खाता नंबर लिखा हुआ, इससे मिलान कर लेना, उसके बाद पैसे जमा कराना। पैसे जब जमा करा दिए, फरियादी ने पूछा भाई जमा हो गए, उन्होंने उस खाते को चेक किया और चेक करने के बाद फोन लगाकर कहा कि हाँ हमें पेमेंट प्राप्त हो चुका है, और व्हाट्सएप पर लिखकर भी दिया कि 27 लाख हमें आपके प्राप्त हो गए, अब हम कंपनी में लगा देंगे। इतना स्ट्रांग सबूत, स्क्रीनशॉट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब कोर्ट में पेश किए, थाने में पेश किए गए सर, साथ ही प्रमाण पत्र के साथ पेश किए गए, हैश वैल्यू के साथ पेश किए गए, लेकिन पुलिस को ये कुछ दिखाई नहीं दिया। घोर न्याय की उल्लंघन करते हुए उसमें FIR रिपोर्ट लगाई गई। अब इसमें 311 के बारे में लिखा गया है प्रयोग, जब पुलिस गलत खात्मा रिपोर्ट लगाती है तो पीड़ित व्यक्ति न्यायालय में आपत्ति पत्र दाखिल करता है प्रोटेस्ट पिटीशन पर सुनवाई के दौरान। यदि पुलिस अधिकारी आईओ कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराता है तो परिवादी को अधिकार है कि वो न्यायालय से धारा 348 के तहत आवेदन देकर उस पुलिस अधिकारी से जिरह की अनुमति की मांग करे। देखिए सर, हम आवेदन लगा सकते हैं, हमारे पास साइट्स मौजूद है। अब आगे इसको मंजूर करना या निरस्त करना ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। जो भी हो, हमें उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना है। यदि निरस्त होता है, हमारे पास अपीलेट कोर्ट मौजूद है, हम वहां पर पहुंच जाएंगे, कहीं तो सुनवाई होगी सर, कहीं तो सुनवाई होगी। इसलिए मैं कहता हूं, अब ये फरियादी कम से कम सर 2023 से परेशान हो रहा है, 23 से 24, 25, 26, 3 साल हो गए सर। FIR दर्ज करोगी कम से कम 2024 की FIR है उसकी, बेचारे की परेशान। यदि वो इन पैसों को बैंक में ही रख देता तो आज कम से कम 3-4 लाख रुपया तो उसको बैंक का इंटरेस्ट ही मिल जाता। अब उसका पैसा तो गया, मतलब आने की उम्मीद कहाँ है, किस प्रकार से, ये तो मुलजिमान जेल में बंद हो, पुलिस चालान पेश करे तब कहीं जाके वो पैसा दे। नहीं तो अपराधी गण तो इतने शातिर बदमाश होते हैं, वो यहां तक सोचते हैं कि हम कुछ केस में ऐसी कमजोरी खड़ी कर लें चालान में कि हमारी जमानत हो जाए, बस हमारी जमानत हो जाए। फिर जमानत हो गई, हम एक वकील साहब को नियुक्त कर लेंगे, वो सालों हमारा मुकदमा लड़ते रहेंगे और हम आराम से अपना जीवन जिएंगे। फरियादी भी मरकर चला जाएगा, जीवन पूरा हो जाएगा, हमारा भी जीवन पूरा हो जाएगा, हम भी मरकर चले जाएंगे। कहाँ का न्यायालय और कहाँ की अदालत और कहाँ का थाना, यहाँ तक वो शातिर अपराधी सोचते हैं सर। लेकिन उनकी सोच से भी ऊपर हमें हिम्मत रखना है
तभी हम न्याय प्राप्त कर पाएंगे। मैं आगे बता दूं आपको, जिरा के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न में जैसे कि क्या विवेचक ने पीड़ित द्वारा प्रस्तुत बैंक मनी ट्रेल और बैंक के खातों के साक्ष्यों का मिलान किया? क्या आरोपी द्वारा प्रस्तुत व्हाट्सएप चेट का फॉरेंसिक लैब से सत्यापन कराया गया? क्या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के साथ 63(4) का अनिवार्य प्रमाण पत्र संलग्न था? यदि फर्जी करंट अकाउंट में पैसा स्थानांतरित होना पाया गया तो उस पर जांच क्यों नहीं की गई? ये एक सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे हजारों बन सकते हैं सर, हजारों प्रश्न बन सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि इस पे मैं स्पेशल वीडियो बनाऊं तो वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करके आप जरूर बताना। मैं क्रॉस एग्जामिनेशन पर इस प्रकार की कंडीशन पर भी 50 प्रश्न आपके लिए तैयार करके लेकर आऊंगा। अब इसमें सर निष्कर्ष भी दिया गया है मेरे द्वारा इसमें अंत में, और ये यहाँ सर फिर हमारी हो जाती है ड्राफ्ट चालू। ये डिजिटल ई बुक है सर, और इसमें इसके बाद अध्याय चालू होते हैं। समथिंग 200 के ऊपर सर इसमें प्रश्न हैं, और ये अध्याय सर इसमें किस प्रकार से हैं, जैसे कि अध्याय 16 में बता दूं, उदाहरण के तौर पे आ गया सामने। कोर्ट से एफआईआर का आदेश, धारा 175(3) बीएनएसएस शपथ पत्र का ड्राफ्ट, 175(3) बीएनएसएस एफिडेविट ड्राफ्ट फॉर्मेट। कोर्ट से एफआईआर का आदेश, धारा 175(3) बीएनएसएस शपथ पत्र का महत्व ड्राफ्ट प्रारूप। यहां पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि अध्याय निकल आया इसलिए मैंने इसी पे बता देता हूं। जब भी हम 175(3) बीएनएसएस 2023 की एप्लीकेशन कोर्ट में पेश करते हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए या मुलजिमों के नाम बढ़ाने के लिए, तब उसके साथ 175(4) के तहत 173 में एफआईआर दर्ज होने का प्रावधान है। उसी को उपधारा 4 में प्रावधान दिया गया है कि यदि थाना प्रभारी रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं तो आपको संबंधित पुलिस अधीक्षक महोदय को रजिस्टर्ड डाक से सर आवेदन आपको देना होगा। जब भी आप 175(3) का आवेदन पेश करें तो सर उसके साथ एफिडेविट आप जरूर लगाएं, शपथ पत्र। क्यों लगाएं आप? क्योंकि ये कानून में प्रावधान दिया गया है। 173 में एफआईआर दर्ज होती है, 173 की उपधारा 4 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि थाना प्रभारी के द्वारा गंभीर प्रकृति के अपराध में एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो आप संबंधित पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक से आप आवेदन भेजें। यदि वहां से भी नहीं की जाती है तब उसके बाद हम फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष 175(3) की एप्लीकेशन पेश करने के अधिकारी होते हैं। और 175(3) की एप्लीकेशन जो आप लगाएंगे बीएनएसएस 2023 की, तो उसके साथ में एसपी साहब को की गई रिपोर्ट का आवेदन, पोस्ट ऑफिस की रसीद और प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीद भी सर आपको जरूर लगाना है। साथ में एफिडेविट भी आपको लगाना है। इस डिजिटल ई बुक में मैंने एफिडेविट की ड्राफ्ट, एसपी साहब को दिए जाने वाले आवेदन की ड्राफ्ट, 175(3) की ड्राफ्ट, ये सब कुछ और इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां इसमें दे दी है। एक उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पर रोक के आपको बता दिया कि ये इस प्रकार से ये किसी खास प्रकार की समस्याओं को हल करने के मकसद से डिजिटल ई बुक और वीडियो मेरे द्वारा तैयार किए जाते हैं। और ये वीडियो भी सर हमारा बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो मामला है ये एक आम व्यक्ति नहीं समझ पाता सर। मेरे सामने भी सर मेरी 25 साल की वकालत की प्रैक्टिस के दौरान पहली मर्तबा इस प्रकार का मामला देखने में आया कि पुलिस अधिकारी के द्वारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जहां पर जिस क्षेत्राधिकार में थाना आता है, वहां पर खात्मा रिपोर्ट नहीं पेश की जाकर सीजीएम कोर्ट में पेश की गई। पहली बार सर 25 ईयर्स की वकालत के इस सफर में मैंने पहली बार इस अजीब गरीब मामले को देखा। इसलिए मैं खास तौर से आपको बता रहा हूं कि कानून में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरे द्वारा जज साहब से निवेदन भी किया गया था सर, इसमें खास तौर से जुडिशियल मजिस्ट्रेट से, जज साहब से, कि सर ये थाना आप ही के क्षेत्राधिकार में आता है तो सारी खात्मा रिपोर्ट आप ही के यहाँ पेश होती है, तो ये भी यहीं पेश करवाई जाए। जज साहब भी खामोश, और पुलिस उनका काम करके चली गई। वो रिपोर्ट पेश कर दी उसने, रिपोर्ट भी पेश कर दी, हमारा 175(3) बीएनएसएस 2023 का आवेदन भी उसके आधार पर निरस्त हो गया, और साथ में वो ले जाकर उन्होंने वहां भी पेश नहीं की, सीजीएम कोर्ट में दबा कर रख ली। फिर फरियादी उठा भागा, परेशान हुआ, वकील साहब करे, तब तो वहां से सीजीएम साहब से नोटिस जारी हुआ। फिर थाना प्रभारी महोदय ने वहां पर पेश की और अभी मामला विचाराधीन है। और अंत निष्कर्ष क्या होगा इस पे मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा सर, कि संघर्ष में, इस लड़ाई के अंत में क्या हासिल हुआ। जो भी हो, जैसा भी हो, मैं आपको स्पेशल वीडियो फिर उसके ऊपर जरूर बनाऊंगा। मेरा वीडियो बनाने का भी मकसद यही है, एक एजुकेशनल पर्पस के उद्देश्य से सर मैं वीडियो बनाता हूँ, शैक्षणिक जागृति, किसी को भी व्यक्तिगत सलाह नहीं है सर। ये जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिए हैं पूरे वीडियो में, एक उदाहरण के तौर पर दिए हैं, खाली समझाने के लिए, ताकि इस घटना से आप समझ सकें कि इससे भी पेचीदा हालात, इससे भी बुरे हालात आपके साथ हो सकते हैं, या ऐसे हालात भी हो सकते हैं। तब आप क्या क्या कानूनी रास्ता उसमें अपना सकते हैं। इस वीडियो में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। जो डिजिटल ई बुक है इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। मात्र 299 रुपए इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको खरीद भी सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।